Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था वर्क एनर्जी पावर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नया चैप्टर दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। द क्वेश्चन नंबर 1 is in front of you. A body with a perfectly definite and unchanging shape is called। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्क्रीन को पॉज करके। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ए बॉडी विद ए परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। If at any instant of time all particles of the body have the same velocity, the motion is called। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी, द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। If all particles of a body rotate in a circle, the center of all circles lie on the axis of rotation is called। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। राइट, ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? रोटेटिंग मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है, when all particles rotate in a circle and the center of all circles lie on the axis of rotation is called rotating motion। Clear to all of you? Okay, now move on the question number 4। The point where whole mass of the body is supposed to be concentrated is called। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास सपोज कर सकते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। M and 2m mass placed at a distance are। Find the position of CM from M। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आंसर मैच कराते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है दोनों बॉडी का, और स्मॉल एम वाले मास से इसकी डिस्टेंस x1 की है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये मास m1 का और ये वाला मास m2 का है। तो x1 will be equal to m2 upon m1 plus m2 times r। m2 will be 2m and m is m1 is m and m2 will be 2m and the distance is r। So this will become 2 by 3r। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कहते हैं m1 and m2 are placed at a distance and center of mass lies in the line joining at anywhere। If m1 shift x to cm, the find shifting of m2 towards the cm so that the cm remains at the same position। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं आंसर। सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली जो m1 वाला मास है वो cm से x1 डिस्टेंस पर और m2 वाला मास x2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम रिलेशन यूज कर सकते हैं m1 x1 will be equal to m2 x2। This will be the equation first। Now m1 moves x towards cm। So what will be the new distance from cm of m1? That will be x1 minus x। Now suppose that m2 moves to x dash। So new distance from cm of m2 will be x2 minus x dash। Now we can write m1 x1 minus x
will be equal to m2 x2 minus x dash. Now in left side and right side, m1 and m2 multiplied inside. So what will we get? That will be m1 x1 minus m1 x and equal to m2 x2 minus m2 x dash. According to equation 1, m1 x1 will be equal to m2 x2. So m1 x1 will be cancelled out m2 x2. अब लेफ्ट साइड में देखिए ये माइनस m1x और राइट साइड में माइनस m2x डैश रिमेन्स होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m1x will be equal to m2x dash. So x dash will be equal to m1 upon m2 times x. The final answer will be first option m1 by m2x. ये क्लियर हुआ सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Two masses are given m and 4m at a distance 15 r from their centers. If these released then meet at the CM, find the distance moved by the smaller sphere. Smaller sphere कितनी distance move करेगा ये find करना है. 4 ऑप्शन को दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ट्राई करो. चलिए सपोज कर लेते हैं कि जब ये मिलते हैं आकर के, तो सपोज दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. तो सपोज दैट फर्स्ट वाला जो मास है वो उसका जो सरफेस है इनिशियल कंडीशन से यहां तक आता है. सपोज दैट ये वाली डिस्टेंस x1 दे रखी है, तो x1 ही हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अब देखिए कि इनके सरफेस से जो डिस्टेंसेस होगी हम वो कंसीडर कर लेंगे. ये वाली डिस्टेंस सरफेस से 12 आर के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, टोटल सेंटर से 15 आर थी, तो उसमें सरफेस की डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सरफेस से डिस्टेंसेस टोटल आ जाएगी 12 आर. x1 हमें निकालना है. इस मास को m1 कंसीडर कर लेते हैं, इस मास को m2 कंसीडर कर लेते हैं. सो x1 विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स टोटल डिस्टेंस दैट इज 12 आर. सो m2 विल बी 4m upon m1 plus m2 will be 5m into 12 r. m cancel, 48 upon 5 r. So this will become 9.6 r. So answer will be third option 9.6 r. क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. देखिए दो रॉड्स दे रखी है m मास और l लेंथ की एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CM फ्रॉम O. O से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. 4 ऑप्शन आप दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ट्राई करो. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको. चलिए आंसर मैच कराते हैं. देखिए फर्स्ट वाली जो रॉड है ऊपर वाली, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा. उसी तरीके से सेकंड वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास कॉमन होगा वो यहां पर बीच में लाई करेगा, क्योंकि दोनों मासेस सेम है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर लाई करेगा. तो सपोज दैट ये वाला जो पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई सपोज दैट C पॉइंट है, तो O से लेकर के C तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. तो OC की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये l/2 के इक्वल होगी और ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल होगा. तो इसी l/2 का जो cos कंपोनेंट होगा यही OC के इक्वल होगा. l/2 cos 30. Then l/2 cos 30 will be √3/2. So √3l/4. The answer will be √3l/4. तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. कहते हैं टी शेप्ड दे रखा है हमको. ऊपर वाली जो रॉड है उसका मास 2m और लेंथ 12 है, और जो वर्टिकल वाली रॉड है उसका मास m और लेंथ l. तो मुझे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CM ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम O. O से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ट्राई करिए. 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको. ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं.
देखिए ऊपर वाली रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा, यानी कि 2m मास हम उसका यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरीके से वर्टिकल वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी l/2। l/2 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास हम m कंसीडर कर सकते हैं, मास m कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सपोज दैट यहाँ कहीं इनका फाइनल सीएम मिलता है और ये वाली डिस्टेंस सपोज दैट x1 के इक्वल है, और इस मास को m1 कंसीडर कर लेते हैं, इस मास को हम m2 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमको x1 फाइंड आउट करना है पहले, तो x1 विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स टोटल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस l/2 के इक्वल होगी। सो m2 विल बी 2m और अपॉन m1 प्लस m2 विल बी 3m और इंटू l/2, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा l/3। So distance from O will be l/2 plus l/3 and this will become 5l/6. Then option will be correct, fourth option. क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ मास ऑफ लेंथ l along the x axis is lambda is equal to 2x. Find position of CM from origin. सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए एज्यूम कर लेते हैं, पहले तो आप ट्राई करिए इसको। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि रॉड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड कर दी गई है, ये वाई एक्सिस है, और एक एंड से एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर dx की विड्थ का हम एक छोटा सा पार्ट रॉड में कंसीडर करते हैं, और सपोज दैट इसका मास dm का है, और इस dm मास की वैल्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, वेयर लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, मींस यूनिट लेंथ का मास लैम्डा के इक्वल है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, dx से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx लेंथ का मास आ जाएगा dm, तो dm की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx। ओके, चलिए अब एक्ससीएम निकालते हैं, तो एक्ससीएम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम, एक्ससीएम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डी। तो इंटीग्रेशन एक्स डीएम की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एक्स, तो लैम्डा हो जाएगा 2x dx और अपॉन इंटीग्रेशन 2x dx, 2 कॉमन लेकर के ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx का बनेगा x³ और लिमिट लग जाएगी 0 to l, और अपॉन इसी तरीके से नीचे x² आएगा इंटीग्रेशन x dx का, और लिमिट लग जाएगी 0 to l, तो देखिए ये बनेगा 2/3 टाइम्स, और ऊपर आ जाएगा l³ और नीचे आ जाएगा l², तो फाइनल आंसर 2l/3। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी एक एंड से वो 12/3 होगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।